नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में लगातार पहलवानों का दंगल जारी। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी। खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक हुई खत्म। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सूत्रों के हवालों से बड़ी खबर। खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक हुई खत्म। 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण शरण। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। ईजीसी की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण। 22 जनवरी को इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं ब्रजभूषण शरण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। सूत्रों के हवालों से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खेल मंत्रालय में पहलवानों के साथ जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि 22 जनवरी को इस्तीफा दे सकते हैं सांसद ब्रजभूषण शरण। ईसीजी की बैठक में इस्तीफा दे सकते हैं ब्रजभूषण। 22 जनवरी को इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार पहलवानों का दंगल जारी है। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ धरना प्रदर्शन कई दिनों से दिया जा रहा है। वहीं खेल मंत्रालय में के साथ आज पहलवानों की बैठक थी, वो बैठक खत्म हुई है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, 22 जनवरी को सांसद ब्रजभूषण इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर कई दिनों से जो है दंगल चल रहा है पहलवानों का। वहीं आज जो खेल मंत्रालय में पहलवानों की बैठक हुई है पहलवानों के साथ, उसमें क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी रागिनी, बताना चाहूंगा कि जो दिल्ली में पहलवानों का दंगल चल रहा है, ये दंगल मैट पे एक दूसरे पहलवानों को चित्त करने वाला दंगल नहीं है। ये दंगल भारत के खेल प्रेमियों को कष्ट देने वाला दंगल है, क्योंकि हमारे पदक वीर पहलवान इस समय रो रहे हैं और उनके साथ देश के बहुत सारे खेल प्रेमी भी रो रहे हैं, क्योंकि इन पहलवानों का फेडरेशन पे ये आरोप है। फेडरेशन के अध्यक्ष जो भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप हमारे पहलवानों ने लगाए हैं, खासकर महिला पहलवानों ने लगाए हैं। कॉमनवेल्थ गेमों में लगातार पदक जीतने वाली महिला पहलवान विनेश फोगाट ने उनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे महिला पहलवानों के लिए उन्होंने आरोप लगाया है कि लगातार वो महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते आए हैं। इसके अलावा जो प्रायोजकों द्वारा पैसा मिलता है वो भी वो लोग हजम कर जाते हैं और पहलवानों को अपने पैसे से, अपने खर्चे से टूर्नामेंट में भाग लेने की बात करते हैं। जो बात उनकी नहीं मानता उसको बैन तक लगाने की धमकी देते हैं, उनके खिलाफ साजिश करते हैं, यहां तक कि मारपीट भी करते हैं। और इस तरह से बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं और ये आरोप कोई छोटे मोटे पहलवानों ने नहीं, भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हमारे पदक वीर पहलवानों ने लगाया है, जिसमें विनेश फोगाट के अलावा साक्षी मलिक, अंशु मलिक और बजरंग पुनिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। और इनको धरना स्थल पर जाकर के पहलवान और भारतीय जनता पार्टी की नेता बबीता फोगाट ने भी समर्थन दिया है। गीता फोगाट ने भी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहलवान है, उन्होंने भी ट्वीट करके समर्थन दिया है। जी रागिनी। बिल्कुल दिवाकर जी, जिस तरीके से बात करें, आज खेल मंत्रालय के साथ पहलवानों की बैठक हुई थी, उस बैठक में क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या कुछ फैसले लिए गए बैठक में? जी, बैठक में आज जब ये कल से धरना जंतर मंतर पर शुरू हुआ तो पूरे देश के लोगों की भावनाएं इनके साथ जुड़ी, पूरे देश के लोगों का समर्थन इनके साथ जुड़ा। इसके अलावा राजनीतिक भी इनके साथ जुड़े। हालांकि आज जब धरना स्थल पर सीपीएम की नेता वृंदा करात पहुंची तो बजरंग पुनिया ने उन्हें मना कर दिया मंच पे आने से। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है और हमें आपका समर्थन दूर से चाहिए, हम इसको राजनीति हमें नहीं करनी है। इसके अलावा बहुत सारे और भी, फारूक अब्दुल्ला ने समर्थन दिया है, प्रियंका गांधी ने समर्थन दिया है, मनोहर लाल खट्टर ने भी समर्थन दिया है, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सब बातें हुई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये आरोप लगाए जो मैंने अभी आपको बताए, और इसका खेल मंत्रालय ने तुरंत संज्ञान लिया। बिल्कुल दिवाकर जी, अगर बात करें राजनीति, जो पहलवानों का दंगल लगातार जारी है उसको राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते हैं पहलवान, लेकिन अगर बात करें तो राजनीतिक जो सियासत है उस पर शुरू हो चुकी है, क्योंकि कई राजनीतिक ने उनके ऊपर आरोप लगाए भी हैं और साथ साथ उनका समर्थन किया, तो कई लोगों ने विरोध भी किया इस पर।
जी बिल्कुल। देखिए, सारी दिक्कत यही है कि खेल महासंघों पे राजनीतिज्ञों का कब्जा है, इसीलिए ये राजनीति हो रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जो हमारे देश के नामी गिरामी पहलवान हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करते आए हैं और देश के लिए बहुत सारे पदक जीत चुके हैं और कुश्ती में जो अपनी जान तक लड़ा देते हैं, वो आज रो रहे हैं बैठ करके। और वो धरने पे जब वो बैठे तो उसके बाद खेल मंत्रालय ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने 72 घंटे के अंदर कुश्ती महासंघ को जवाब देने को कहा है और 22 फरवरी को इन्होंने बैठक बुलाई है। इसके अलावा आज ही 18 फरवरी कल से ही लखनऊ में कुश्ती का एक कैंप होने वाला था जिसमें महिला पहलवान भी शामिल होने वाली थी बहुत सारी, उसको रद्द कर दिया। खेल मंत्रालय ने कहा कि जब तक ये मसला सुलझ नहीं जाता तब तक ये कैंप रद्द किया जाता है। और उन्होंने 72 घंटे का नोटिस दिया। 22 फरवरी को अयोध्या में बैठक होगी और ये ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि उससे पहले ही ब्रिजभूषण शरण सिंह अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे। रागिनी, बताना चाहूंगा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह एक दबंग छवि वाले सांसद हैं, गोंडा के रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से लगातार वो सांसद रहे हैं, लेकिन इनके साथ साथ विवादों से भी इनका नाता रहा है। वो एक ऐसे सांसद है जिनके पास हेलीकॉप्टर भी है और बहुत सारे विवाद इनके साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने मंच पर एक व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया था जिसके खिलाफ इनकी अपनी पार्टी में ही आलोचना हुई थी। बिल्कुल, दिवाकर जी, अगर बात करें सांसद ब्रजभूषण शरण की, तो ब्रजभूषण शरण ने जो है इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा ये सभी आरोप जो है गलत लगाए गए हैं मुझ पर। जी बिल्कुल, वो तो खारिज उनको करना ही है, आरोप तो खारिज करेंगे ही, वो तो जांच होगी। लेकिन आप स्वयं सोचिए कि एक महिला पहलवान यौन उत्पीड़न का आरोप लगाएगी तो क्यों लगाएगी, उसकी जांच पड़ताल किया जाना जरूरी है। और बहुत सारे गंभीर आरोप इन्होंने लगाए हैं। साक्षी मलिक ने यहां तक कहा कि बुल्गारिया में जो एक वो बड़ा खेल आयोजन था उसमें ये जो महिला पहलवानों के लिए जो फ्लोर बुक था होटल में, उसी फ्लोर पर ये भी रहते थे और जो कि नियम के विपरीत है। जहां पे महिला खिलाड़ी रहेंगी वहां कोई अधिकारी खेल संघ का नहीं रह सकता, ये नियम है। और ये तब भी वहां रहते थे। यहां तक उन लोगों ने आरोप लगाया कि कमरे का दरवाजा खुला छोड़ देते थे और अगर जो भी महिला पहलवान उनकी बात नहीं मानती थी तो वो उसको परेशान करते थे, यहां तक कि उनको बैन तक किया है। और लगातार 2011 से ये कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह और लगातार खिलाड़ी ये कह रहे हैं कि महिला खिलाड़ियों ने ये बताया, महिला पहलवानों ने, कि लगातार ये महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते आए हैं। यहां तक कि विनेश फोगाट ने यह भी कहा कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह उन्हें मिलने का समय देते हैं तो मैं उन महिला खिलाड़ियों का नाम तक बताने को तैयार हूं और वो खुद आकर के अपने ऊपर जो उनके साथ प्रताड़ना, उनको यौन शोषण उनका किया गया है उसके बारे में वो बताएंगी। लेकिन अभी उन्होंने मीडिया के सामने कोई नाम नहीं बताया है। जी रागिनी। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां दिल्ली में लगातार पहलवानों का दंगल जारी है। कुश्ती संघ कोच के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं खिलाड़ी। वहीं खेल मंत्रालय के साथ जो आज पहलवानों की बैठक होनी थी वो खत्म हो गई है। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 22 जनवरी को ब्रजभूषण शरण इस्तीफा दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और दिल्ली से दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में हुई सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की जमानत पर हुई सुनवाई। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत पर फैसला रखा गया सुरक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। यूपी सरकार ने किया याचिका का विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला रखा सुरक्षित। आशीष मिश्रा को जमानत ना दी जाए, यूपी सरकार ने किया इस बात का विरोध। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां लखीमपुर खीरी में हिंसा मामले में हुई सुनवाई। आशीष मिश्रा की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा। वहीं यूपी सरकार ने इस याचिका का विरोध किया। इस वक्त की बड़ी खबर। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है?
देखिए रागिनी, बिल्कुल आपको बता दें, लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में लगातार जो सुनवाई है वो जारी है और आज भी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। और देखिए साफ तौर से देखिए जो तमाम जो सरकार के जो वकील हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि ये एक जघन्य अपराध है और गंभीर अपराध था। ऐसे में अगर इस मामले में इनको जमानत दे दी जाती है तो एक जो मैसेज है वो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। यही वजह है कि देखिए फैसला आ गया है और सुरक्षित रख लिया दी गया है। दो तीन से 3 दिन बाद इस फैसले पर फिर से देखिए एक बार सुनवाई होगी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर 2021 को टिकनिया मोड़ पर ये कांड हुआ था, जहां पर कई किसानों की जान गई थी। और इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी जो है आशीष मिश्रा की जमानत पर लगातार जो विरोध है यूपी सरकार वो कर रही थी। और सरकार की ओर से इस मामले में साफ तौर से ये कहा गया था कि समाज में गलत संदेश जाएगा अगर इनको जमानत दे दी जाती है, क्योंकि जो घटना थी उसमें कई किसानों की मौत हुई थी और काफी गंभीर ये मामला था। तो इसी को लेकर देखिए आज सुनवाई पूरी हो गई है और सुनवाई के बाद फैसला जो है अब वो गुरुवार को फिर से एक बार सुनाया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए आशीष मिश्रा जो है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, अजय कुमार मिश्रा जो है उनके बेटे हैं ये। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकार ऐसे तमाम लोगों पर जो गंभीर धाराओं में जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, जिन्होंने तमाम गंभीर जो अपराध है वो किए हैं, इन पर जो है वो सख्त नजर आ रही है। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज सुनवाई हुई। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां सीएम प्रतिनिधियों के साथ हुई मंडलीय समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने प्रतिनिधियों के साथ की मंडलीय समीक्षा बैठक। कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, अयोध्या मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सीएम आवास पर हुई समीक्षा बैठक, मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ भी की बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएम योगी ने प्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। कानपुर मंडल के साथ साथ अयोध्या मंडल और मिर्जापुर मंडल की समीक्षा बैठक की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अबू तला जुड़ चुके हैं। तला, आज सीएम योगी ने 3 जिलों के प्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। क्या कुछ बैठक में सामने आ रहा है? देखिए रागिनी, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधियों मंडल की समीक्षा बैठक की और बैठक में देखिए 3 जिलों के जो मंडल के जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल थे। अगर कानपुर की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए और मिर्जापुर की बात की जाए तो देखिए तीनों मंडल के जो प्रतिनिधित्व है वो वहां पर मौके पर थे और तमाम जो अधिकारी है वो इस बैठक में शामिल थे। और देखिए पूरी तरह से ये बैठक इसलिए की गई है कि जो योजनाएं हैं, जो लोगों तक योजनाएं पहुंच नहीं रही है, आखिर इसमें क्या वजह है जो ऐसी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंची। और साथ साथ जो योजनाएं पहले लागू की गई है उनका एक तरह से देखिए रिपोर्ट कार्ड जो है वो मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया था तमाम मंडल के अधिकारियों की तरफ से। और देखिए एक निर्देश दिया गया है, जिस तरह से चाइना में कोविड के हालात अभी सुधरे नहीं है तो उसको लेकर भी देखिए तमाम चीजों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ देखिए आने वाले समय में यूपी इन्वेस्टर समिट मीट है और इसमें अयोध्या में देखिए तमाम जो पर्यटक है वो आएंगे, जो निवेशक है वो आएंगे। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर देखिए समीक्षा बैठक की गई और बैठक में जो तमाम मंडल के अधिकारी थे उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड सीएम के सामने पेश किया। जी रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद तला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे थे, जहां सीएम योगी ने प्रतिनिधियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और मिर्जापुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ आज सीएम योगी ने बैठक की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बनारस से बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बनारस से बता रहे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय काशी दौरा। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से, कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार काशी आगमन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वाराणसी से बता रहे हैं, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय काशी दौरा।
बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय काशी दौरा, कार्यकाल विस्तार के बाद पहली बार पहुंचेंगे काशी। काशी आगमन सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जेपी नड्डा के काशी आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह। इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, कार्यकाल एक्सटेंशन के बाद 2 दिन के वाराणसी दौरे पर पहुंचेंगे जेपी नड्डा, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल रागिनी, बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 2 दिवसीय कार्यक्रम काशी के लिए लगा है। आज शाम 7 बजे वो काशी पहुंच भी जाएंगे और कल वो विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनके दौरे को लेकर बात करें तो उनके एक्सटेंशन के बाद ये पहला काशी दौरा है और इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिलहाल जेपी नड्डा काफी दिनों से रहे हैं, लेकिन अब ये जो दौरा होगा उनका आगे की प्लानिंग को लेकर होगा। जिस तरह से देखा जाए तो जेपी नड्डा का गाजीपुर से ही इस मिशन की शुरुआत करनी है। मुख्तार अंसारी के गढ़ से वो जो 14 सीटें थी, जो 14 सीटों कमजोर, जहां पर बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था, 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन 14 सीटों पर पहला गाजीपुर से शुरुआत भी करना है और इस वजह से पूर्वांचल का ये पहला दौरा है जिसे एक्सटेंशन के बाद काशी पहुंचेंगे। इसे लेकर जो कार्यकर्ताओं में उत्साह ये है कि नई प्लानिंग, नई सोच और आगे की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे और ये भी बताएंगे कि दरअसल आने वाले चुनाव में जो चुनौतियां होंगी, जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से खड़ी की गई होंगी, उनके अगेंस्ट क्या करना है और जनता के बीच में सरकार की किन किन उपलब्धियों को लेकर जाना है, किस तरह जनता को पार्टी की तरफ से ये बताना है कि दरअसल अब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने क्या कुछ लाकर जनता के बीच दिया है। ये काफी सारी उपलब्धि होगी और काशी से दरअसल काशी का जो दौरा है वो 2 दिवसीय है और इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में काशी से इस चीज की शुरुआत होगी। पूर्वांचल में उन 14 सीटों को जहां पर बीजेपी कमजोर मानी जाती थी उसको मजबूत करने के लिए जो मुहिम शुरू होगी, उसके लिए काशी में 2 दिन के लिए पहुंचेंगे। यहाँ कार्यकर्ताओं के साथ मंत्रणा करेंगे, जीत का मंत्र देंगे और ये भी बताएंगे कि आने वाले चुनाव में किस तरह की रणनीति क्या क्या करना है, वो चाहे बूथ लेवल तक हो या चाहे ब्लॉक स्तर पर हो या चाहे जिला स्तर पर हो, चीजों को किस तरह एग्जीक्यूट करना है। जो प्लानिंग बनी है, आपने देखा 16-17 जनवरी को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और बैठक के बाद जब पार्टी की कोर कमेटी की तरफ से बड़ी बड़ी रणनीतियां तैयार की गई, तो अब उसको जमीन पर, धरातल पर उतारना है और धरातल पर उतारने के लिए वो कार्यकर्ता होंगे, वो बॉडी होगी जो निचले स्तर तक काम करती है। तो इन चीजों को लेकर वो 2 दिन वाराणसी में रहेंगे और दोनों दिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर नई नई रणनीतियों को अब जमीन पर उतारने का ये वक्त है। ये वक्त 2 दिन काशी में रहकर जेपी नड्डा उन चीजों को लागू करेंगे जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बताया गया है। रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद परमानंद। आपको बता रहे थे इस वक्त की बड़ी खबर बनारस से, जहां आज शाम 7 बजे काशी पहुंचेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 20 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने घसीटा। स्वाति मालीवाल को कार ने 15 मीटर तक घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को 15 मीटर तक कार ने घसीटा। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। नशे में धुत ड्राइवर ने स्वाति मालीवाल के साथ की बदतमीजी। सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल। आज खुद ट्वीट कर स्वाति ने इस बात की जानकारी दी। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है, महिला आयोग की प्रमुख को कार से घसीटने का मामला सामने आया और इस बात की जानकारी खुद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर दी। कल रात रियलिटी चेक करने निकली थी स्वाति मालीवाल और आज ट्वीट कर उन्होंने इस घटना की जानकारी दी। 15 मीटर तक स्वाति मालीवाल को नशे में धुत ड्राइवर ने घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ चुके हैं। परमानंद, दिल्ली के कंझावला केस के बाद अब दिल्ली महिला आयोग प्रमुख
की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटने का मामला सामने आया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। इस वक्त की बड़ी खबर, नशे में धुत ड्राइवर ने बदतमीजी की स्वाति मालीवाल के साथ। वहीं आपको बता दें कि सड़कों पर रियलिटी चेक करने के लिए देर रात स्वाति मालीवाल दिल्ली की सड़कों पर निकली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली की सड़कों पर रात में रियलिटी चेक करने निकली थी महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल। जब उनके साथ ये घटना हुई, नशे में धुत ड्राइवर ने स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटा, जिसकी जानकारी आज उन्होंने ट्वीट कर दी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता परमानंद पांडे जुड़ रहे हैं। परमानंद, दिल्ली के कंझावला केस के बाद आज दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल को 15 मीटर तक घसीटा गया, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? रागिनी, बता दें, दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर ये जो सवाल उठ रहे हैं ये आज से नहीं बल्कि सालों से उठ रहे हैं। और हर बार जब राजधानी क्षेत्र में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो फिर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए जाते हैं और वो दावे 2-4 दिन चलते हैं, फिर अचानक एक ऐसी घटना होती है कि सारे दावे पलीता हो जाते हैं और फिर नए सवाल खड़े हो जाते हैं दिल्ली में कि दिल्ली में दरअसल महफूज कब होंगी बेटियां। इन्हीं चीजों की रियलिटी चेक आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में जो कुछ हुआ, वो चाहे रात भर एक लड़की को घसीटा गया हो या फिर चाहे श्रद्धा हत्याकांड हो, और उससे पहले इतिहास रहा है दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कानून व्यवस्था को लेकर। इसी की टोह लेने रात को 2:45 बजे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल निकली थी और वो एम्स के आसपास थी। तभी कार में सवार एक युवक, जो कथित रूप से नशे में भी बताया जा रहा है, उससे कुछ कहा सुनी हो गई। इस दरमियान स्वाति मालीवाल और उसके बीच बातचीत हो रही थी। वो बंदा कार में बैठा हुआ था और स्वाति मालीवाल जैसे किनारे गई उससे बात करने लगी तो उसने अपने कार का शीशा चढ़ाया और शीशा जब चढ़ाया तो स्वाति मालीवाल का हाथ उस कार और गेट में फंस गया। इसके बाद उसने कार चला दी। लगभग 12 से 14 मीटर तक दिल्ली में स्वाति मालीवाल घसीटती रही और इसके बाद किसी तरह जाकर उनका हाथ छूटा। अब इसी चीज को लेकर उन्होंने शिकायत की है कि और एक सवाल भी खड़ा किया है कि जब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है दिल्ली में, तो फिर बेटियों के लिए क्या उम्मीद की जा सके। और बिल्कुल परमानंद, जिस तरीके से दिल्ली महिला आयोग प्रमुख जो हैं उनको तक घसीटा गया है, उनकी सुरक्षा के भी जो कड़े इंतजाम नहीं किए। बात अगर आम जनता की करें तो आम जनता तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। वो भी हो भी रहा है रागिनी। जिस तरह से आप देखिए कि दिल्ली में कभी एसिड अटैक, कभी बेटियों का नृशंस हत्या कर दिया जाता है, कभी उनके साथ यौन शोषण जैसे संगीन घटनाएं होती हैं। तो ये सब चीजें लगातार हो रही हैं। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष इन्हीं चीजों की टोह लेने निकली थी कि दरअसल एक हायरार्की बनी आ रही है ऊपर से नीचे तक, चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हो। इन्हीं चीजों का वो पता लगाने निकली थी, टोह लेने निकली थी कि रात के अंधेरे में दरअसल कोई महिला अगर मजबूरी में घर से बाहर भी निकलती है तो उसके साथ जो बाहर खड़े लोग हैं वो कैसा सलूक करेंगे और जो सलूक करेंगे उसके अगेंस्ट कानून क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, या जिस तरह से आपने पिछले दिनों देखा कि कार से जो लड़की घसीटती रही और पुलिस चौराहे चौराहे नाके नाके खड़ी थी, जबकि 31 दिसंबर की वो रात थी जब सुरक्षा व्यवस्था सबसे सख्त रखी गई थी। उस दिन जब एक लड़की 12 किलोमीटर तक घसीटी गई तो आम दिनों में सोचिए और आम जनता का क्या होगा। इन्हीं चीजों की टोह लेने निकली थी। लेकिन सोचिए, ये बड़े ही शर्म की बात कह दें या बड़ी ही निंदनीय बात है कि खुद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष जिनको लेकर कहा जाता है कि जब महिलाओं को कोई समस्या होती है देशव्यापी आवाज उठाती हैं, वो बड़े बड़े मंचों पर आवाज उठाती हैं और पीड़ित महिला को न्याय दिलाती हैं। अब उन्हीं के साथ इस तरह की छेड़खानी, इस तरह की जो हरकत है वो कहीं ना कहीं इसी चीज को लेकर सवाल उठ रहा है कि दरअसल दिल्ली में कानून व्यवस्था कब बहाल होगी और कब तक महिलाएं सुरक्षित होंगी। रागिनी, बिल्कुल जानकारी देने के लिए धन्यवाद परमानंद। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको दिल्ली से बता रहे थे, जहां दिल्ली महिला आयोग प्रमुख को कार ने 15 मीटर तक घसीटा। इसी तरीके से दोबारा दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, धर्म सेंसर बोर्ड की
गाइडलाइन हुई जारी। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। माघ मेले में गाइडलाइन की गई जारी। स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने जारी की गाइडलाइंस। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से। भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली फिल्मों पर लगे रोक। सनातन धर्म का उपहास वाली फिल्म को न दी जाए अनुमति। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झोंको टोको और रोको की प्रक्रिया के तहत की जाए कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर। बीते दिनों पठान फिल्म को लेकर हुए बवाल के बाद धर्म सेंसर बोर्ड ने जारी की गाइडलाइंस। माघ मेले में ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जारी की ये गाइडलाइंस। गाइडलाइंस में भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली फिल्मों पर रोक लगे। सनातन धर्म का उपहास वाली फिल्म को न दी जाए अनुमति। झोंको टोको और रोको की प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। धर्म सेंसर बोर्ड की गाइडलाइंस हुई जारी। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, बीते दिनों जिस तरीके से पठान फिल्म को लेकर बवाल मचा हुआ था, वहीं अब धर्म सेंसर बोर्ड की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। हाँ जी रागिनी, बताना चाहूंगा कि प्रयागराज के संगम तट से जो जहाँ इस समय माघ मेला चल रहा है, वहाँ ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने धर्म सेंसर बोर्ड की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की है। धर्म सेंसर बोर्ड का असल में गठन भी इन्होंने ही किया था और आज उसी को लेकर एक उन्होंने गाइडलाइन जारी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और जिसमें मेन बात यह है कि उन्होंने इस गाइडलाइन को कहा है कि ये निर्माता निर्देशकों तक पहुंचाया जाएगा ताकि इन गाइडलाइन का पालन हो। यदि निर्माता निर्देशक द्वारा इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो धर्म सेंसर बोर्ड के सदस्य फिल्मों के कंटेंट पर निगाह रखेंगे। आपत्तिजनक कंटेंट या दृश्य अगर फिल्म में डाले गए तो उसे फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा उस पर हटाने का दबाव बनाया जाएगा। यदि वो भी ये नहीं हटाता है सेंसर बोर्ड तो मुकदमा दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बता दें आपको कि इन्होंने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार ऐसे किसी भी फिल्म या चलचित्र को प्रदर्शन करने पर रोक लगाई जाएगी जिनमें किसी भाग में कोई दृश्य, शब्दावली, संवाद, हाव भाव, भावार्थ कुछ भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का अपमान करे। इसी तरह से उन्होंने कई बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की है और ये सिर्फ फिल्म पे ही नहीं है, ये टीवी सीरियल्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाने वाली विषय वस्तु से भी संबंधित है। और इनका जो धर्म संसद बोर्ड सेंसर बोर्ड कैसे काम करेगा, इन्होंने कहा है इसकी हमारी कार्यशैली है झोंको टोको और रोको। इसका स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बताया इसके बारे में कि झोंकना, टोकना और रोकना, इन तीन तरह की कार्यशैली हमारी होगी। झोंकने का अर्थ है हम पहले अपनी बात उन तक पहुंचाएंगे, यदि इससे बात नहीं बनी तो उन्हें हम टोकेंगे और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो रोकने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। और इसके अलावा धर्म सेंसर बोर्ड का काम केवल फिल्म या चलचित्र धारावाहिकों तक सीमित नहीं रहेगा, या स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में होने वाले नाट्य मंचन और जो जैसे रामलीला का मंचन होता है, इन पर भी निगाह रखेगा। और इसमें कोई भी ऐसी सामग्री अगर आती है जो सनातन धर्म के विरुद्ध हो, जो भारतीय परंपरा के विरुद्ध हो, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध हो, तो उसके खिलाफ ये अपना जो है विरोध दर्ज कराएंगे। जी राजनी, बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिवाकर जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे प्रयागराज से, जहां धर्म सेंसर बोर्ड की नई गाइडलाइंस जारी हुई। इस माघ मेले में गाइडलाइंस जारी की गई। स्वामी अविमुक्तेश्वर नंद ने जारी की ये गाइडलाइंस। वहीं उन्होंने इस गाइडलाइन से भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाली फिल्में और सनातन धर्म का उपहास करने वाली फिल्मों को अनुमति न देने और रोके जाने की बात कही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।